बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्ड। मॉर्फोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 2 है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करवाऊं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ड्स एज अ मीनिंगफुल यूनिट। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की टाइप्स देखेंगे, वर्ड्स एज टाइप एंड वर्ड्स एज टोकन। उसके बाद लेक्सिकॉन को देखेंगे और के बाद वर्ड्स वर्सेस लेक्सिकल आइटम्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स एज अ मीनिंगफुल यूनिट। तो वर्ड्स को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ग्रामर इन ए लैंग्वेज। इस डेफिनेशन में एम्बिग्यूटी है। और फॉर एग्जांपल ये कहा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट यूनिट, और ये मॉर्फोलॉजी से या फिर ग्रामर से किस तरह से ये रिलेटेड है। तो इस लाइन को हम लोग मजीद क्लैरिफाई करते हैं अपने नेक्स्ट वाले 3 पॉइंट्स में। वर्ड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट का मतलब क्या है कि ये वर्ड जो है किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये अपने आप में एक मीनिंग रखता है। दे कैन स्टैंड अलोन, तो हम उसको वर्ड कहेंगे। एक ऐसा वर्ड जिसका अपना एक मतलब होता है और अगर वो कोई मतलब दे रहा है अब इंडिपेंडेंटली, तो हम ये बोलेंगे कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है और ये अपना एक मतलब रख रहा है। उसके बाद कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स कौन कौन से हैं कि हम इसको दूसरे वर्ड से या फ्रेजेस से सेपरेट भी अगर कर लें तो ये फिर भी मीनिंग रखेंगे, फिर भी हमें पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। उसके बाद जो थर्ड है, कैन चेंज इट्स पोजीशन। अगर हम इनकी पोजीशन को भी चेंज कर देंगे तो तब भी ये मतलब देंगे। नेक्स्ट हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय लुक्ड एट द काउस। ठीक है, अब यहाँ पे जो काउ का वर्ड है इसके साथ एस लग रहा है। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन को हम लोग इधर उधर भी कर देंगे काउ की, तो ये फिर भी एक मीनिंग देगा। अब जो एस इसके साथ लगा हुआ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक जमा की अलामत है। और ये जो एस है अगर हम एस को हटा देंगे फिर भी ये काउ काउ ही रहेगा और ये मतलब देगा। लेकिन ये जो एस है यहाँ पर एस उसके साथ एक बाउंड मार्फिम के तौर पर यूज हुआ है और जब तक ये एस काउस के साथ नहीं लगेगा तो एस का एक सेपरेट मतलब नहीं बनेगा। तो उस पे कॉज पे डिपेंड कर रहा है, जबकि जो कॉ है वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वर्ड है। उसके बाद अगर हम इस वर्ड कॉज की पोजीशन को चेंज भी कर दें तो तब भी ये काउ काउ ही रहेगा और ये मीनिंग भी देगा। अब नीचे उन्होंने काउ की पोजीशन को चेंज कर दिया है, बॉय की जगह पे काउ लगा दिया है और काउ की जगह पे बॉय लगा दिया है। द काउज लुक्ड एट द बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब तो उसका चेंज हो गया मगर ये फिर भी मीनिंग दे रहा है। लेकिन स्टैंड अलोन, फिर भी पोजीशन भी चेंज हुई है फिर भी मीनिंग दे रहा है। तो यही होते हैं वर्ड्स कि उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी जाए तब भी वो मीनिंग दें और उनको सेपरेट कर दिया जाए तब भी वो मीनिंग दें। और जो वर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहे होते। और अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए किसी भी फ्रेज से या बाकी वर्ड से तो तब भी वो मीनिंग रखते हैं। मॉर्फीम्स जो हैं दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। और मॉर्फोलॉजी में भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मॉर्फीम्स होते हैं। ये वर्ड्स के वर्ड हर एक वर्ड का अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और ये छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर पीसेस से मिलकर बनते हैं जिनको हम मॉर्फीम्स का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ड्स किस किस तरह के होते हैं, कितने किस्म के वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है और इनके पास ये सिर्फ एक ही मॉर्फीम होता है। मतलब इसको हम डिफरेंट मॉर्फीम्स में सेपरेट सेपरेट मॉर्फीम्स या पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मॉर्फीम होता है। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं कुछ, मैन, वर्क, प्ले, रन। अब ये ऐसी मॉर्फीम्स हैं जिनका कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है और इन सब में एक ही मॉर्फीम है। सिंपल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम उनको फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में यानी कि ज़्यादा मॉर्फीम में हम लोग उनको डिवाइड नहीं कर सकते और ये फिर भी मीनिंग और अपना एक फंक्शन कैरी किए हुए होते हैं। इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में एक ही मॉर्फीम है, हम इनको स्मॉलर पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इन सब का कोई ना कोई मतलब है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अब ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉर्फीम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल क्या दी है, प्लेयर की। प्लेयर में अगर हम अफिक्सेस ऐड कर दें, यानी प्ले के साथ अगर हम एक अफिक्सेस ऐड कर दें ईआर का, तो वो एक वर्ब से उसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों को 2 मॉर्फीम्स मिलेंगे, एक प्ले और एक ईआर, यानी हमने इसमें अफिक्सेस को ऐड किया है। तो ये पहले प्ले था, उसके बाद हमने इसको प्लेयर बना दिया। उसके बाद हम मॉर्फीम्स के टाइप्स देख लेते हैं कि हमारे पास मॉर्फीम्स कितने टाइप्स के होते हैं। फ्री वर्सेस बाउंड मॉर्फीम, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है और इसमें भी हम थोड़ा बहुत ही करेंगे। नेक्स्ट हम डिटेल में जाके इंशाल्लाह ज़रूर इसको पढ़ेंगे। तो जो फ्री मॉर्फीम है वो खुद में एक मीनिंग कैरी करते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, और इनके साथ जो बाउंड मॉर्फीम्स हैं वो अगर मिल जाएँ तो इसका मतलब चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेपरेट भी हों तो ये खुद में एक मीनिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है मैन की, हाउस, पेन, वर्क, हाई, टेबल, रैप। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं इनमें एक सिंगल मॉर्फीम है और ये फ्री मॉर्फीम्स हैं। इन खुद में एक मीनिंग कैरी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है बाउंड मॉर्फीम्स। ये मॉर्फीम्स जो हैं ये किसी दूसरे मॉर्फीम के साथ जब तक अटैच नहीं होते कि कोई भी मीनिंग नहीं देते। ये मॉर्फीम्स किसी दूसरे मॉर्फीम्स के साथ जब मिलते हैं तो तब ये मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अनकाइंडनेस। ठीक है, अब यहाँ पर अन और नेस जो है ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं। ठीक है, अगर हम इनको सेपरेट रखें, अब अन है और नेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत मीनिंग तो हमें समझ में आ रही है क्या मतलब है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं है किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे। इसलिए जो काइंड है वो यहाँ पे हमारे पास एक रूट वर्ड है और ये एक फ्री मॉर्फीम है जो कि एक मीनिंग कैरी करता है। काइंड हमें पता है सबको इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये एक मीनिंग कैरी कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके साथ अफिक्सेस को ऐड कर दें, प्रीफिक्स को हम स्टार्ट पे और सफिक्स को हम लास्ट पे ऐड कर दें तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस ऐड हुआ है वो है अन का। ठीक है, अन और काइंड हमारे पास रूट वर्ड है और सफिक्स यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, नेस का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स जो हैं ये
टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज समझा जाता है इनको। हर एक वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ, ठीक है? लाइक कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई आइडिया, वर्ड्स ही रिप्रेजेंट करते हैं इन सबको। फॉर एग्जांपल कैट अगर कोई बोले, तो वो किसको रिप्रेजेंट करा करता है कि वो एक 4 लेग पेट है, ठीक है? एक जानवर है और लोग उसको घर में पालते हैं, प्यारी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, प्लेसेस के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए। वर्ब्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्शंस के लिए। एडजेक्टिव्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? डिस्क्राइबिंग थिंग्स को, ठीक है? उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइनिंग वर्ड्स। अब वर्ड्स की तो बात कर ली, सेपरेट वर्ड्स भी खुद में मीनिंग रखते हैं, ठीक है? अब जो कंबाइनिंग वर्ड्स हैं, वर्ड्स आपस में मिलके फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाते हैं और ये हेल्प करते हैं किसी भी इंसान की आइडियाज़ को, फीलिंग्स को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि द कैट स्लीप्स, ठीक है? अब यहाँ पे कोई वर्ड्स को आपस में मिला के, यहाँ पे 2 किस्म के वर्ड्स को आपस में मिला के एक आइडिया को शेयर किया जा रहा है, किसी एक्शन को बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है और बात की अच्छे से समझ भी आ रही है कि क्या बात हो रही है। उसके अलावा हमारे पास है द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स इज़ ए फोनीम, ठीक है? अब फोनीम जो है, हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में फोनेटिक्स का टॉपिक थोड़ा-सा रीड किया था। उसमें जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट था उसका, वो फोनीम था। यानी इसमें हम लोग साउंड्स की स्टडी करते हैं। जो स्मॉलेस्ट साउंड होता है किसी भी स्पीच में, यानी हर एक इंडिविजुअल लेटर्स के अपना-अपना एक साउंड होता है, ठीक है? और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उन साउंड्स को फ़ील करते हैं। हर एक लैंग्वेज के अपना एक ऑन सेट होता है हर एक साउंड का। लेकिन इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 44 साउंड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो साउंड्स हैं ये खुद में कोई भी मीनिंग कैरी नहीं करते। इन सबको पहले इकट्ठा होना पड़ता है और उसके बाद ये कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर भ करूँ मैं, भ या स की एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो में भी दी थी। तो ये अगर मैं करूँ तो इनका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा ना, दे आर जस्ट साउंड्स। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इनको किसी ना किसी मतलब में लेके आना है तो इन सब साउंड्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो तभी कोई ना कोई मीनिंग देंगे। उसके बाद हमारे पास है द सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक इज़ मॉर्फीम। जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज का वो होता है फोनीम, जो साउंड्स जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और जो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है मॉर्फीम। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स है किसी भी मीनिंग का, ठीक है? जो कि साउंड से बनते हैं। कि 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कंटेंट मॉर्फीम्स, ठीक है? कंटेंट मॉर्फीम्स जो होते हैं ये ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो कि खुद में एक मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है? और जो फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि प्रीफिक्सेस, सफिक्स वगैरह होते हैं और ये किसी भी वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज इज़ वर्ड। ठीक है? सबसे पहले साउंड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद मॉर्फीम्स यानी कि आप वर्ड्स बनते हैं। अब वर्ड्स जो हैं लैंग्वेज के वो फाइनल और मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी लैंग्वेज का। अब जो ग्रामर के रूल्स होते हैं लैंग्वेज किस तरह से डिफरेंट फोनीम्स, मॉर्फीम्स और वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं, फ्रेजेस बनाते हैं और वो एक मीनिंगफुल थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब ग्रामर जो है, ग्रामर इज़ मेड अप ऑफ सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। सिंटैक्स के बारे में भी हमने लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि सिंटैक्स क्या होता है कि इसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को रीड करते हैं कि एक वर्ड्स को एक स्पेसिफिक वर्ड ऑर्डर में रख के एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करें। हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं और जब सेंटेंसेस बनते हैं तो हम लोगों को बात की समझ आती है, आइडियाज़ का पता चलता है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। और सेमेंटिक्स क्या है? पहले तो देखिए हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया सेंटेंसेस को। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये जो भी सेंटेंस है इसके पीछे बात करने वाले का मतलब क्या है? तो ये हम लोग सेमेंटिक्स में रीड करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड्स एज़ मीनिंगफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं? वर्ड्स एज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम लोग मीनिंगफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे। जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को कन्वे करते हैं। हर एक वर्ड का अपना एक यूनिक मतलब होता है, ठीक है? और जो सेम लैंग्वेज वाले जो भी स्पीकर्स होते हैं, वो उस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि अब मैं उर्दू बोल रही हूँ, तो अब जो उर्दू स्पीकर्स होंगे या जो हिंदी स्पीकर्स होंगे, वो तो मेरी बात को बहुत ईज़िली समझ रहे होंगे। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकर्स होंगे, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे जब तक मैं उनसे इंग्लिश नहीं बोलूँगी। तो सेम लैंग्वेज वाले जो स्पीकर्स होते हैं, वो वर्ड्स को बहुत ईज़िली समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा जब हम लोग वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, किसी भी कम्युनिकेट टू कॉम्प्लेक्स थॉट्स एंड आइडियाज़ को, ठीक है? किसी भी आइडिया को या फिर थॉट को कन्वे करने के लिए हमें अपने वर्ड्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके आना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई वेंट टू स्टोर टू बाय सम मिल्क। अब इस सेंटेंस में एक स्पेसिफिक एक्शन को बताया जा रहा है कि एक्शन क्या है कि स्टोर जा रहा है कोई, गोइंग टू स्टोर। पर्पस क्या है? मिल्क खरीदना है, ठीक है? दूध लेना है और जा कौन रहा है? स्पीकर खुद, एक पर्सन। एक पर्सन खुद बता रहा है कि मैं, यानी कि मैं ही, आप समझ लें कि मैं जा रही हूँ स्टोर दूध खरीदने के लिए। उसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो हमें ये भी अलाउ करते हैं कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, जैसे कि इन जैसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो कि एक स्पेसिफिक इमोशंस को, डिफरेंट इमोशन स्टेट्स को बता रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं कि इनका क्या मतलब है। मज़ीद अगर आगे बात करें तो जो वर्ड्स होते हैं इनमें कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी होती है। कुछ वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक कल्चर के लिए, या कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि इन वर्ड्स को यूज़ करती हैं, ठीक है? फॉर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है चाय का, ठीक है? अब चाय को अगर हिंदी उर्दू में बोलें तो हम इसको चाय बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस है ये। और ये इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे ये किस किस्म की सिंबल है कि हॉस्पिटैलिटी की या फिर फ्रेंडशिप की। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई आता है तो हम लोग क्या उसे सर्व करते हैं, मेनली चाय ही होती है कि हम लोग उनको चाय सर्व की जाती है उनको। तो यही हिसाब है कि यहाँ पर एक कल्चरल, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो इसकी क्या बनेगा, इसका मतलब टी। अब वर्ड्स जो है वो किस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पाकिस्तान इज़ ए ग्रेट कंट्री, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम इन सबको सेपरेट कर देंगे तो ठीक है, ये है वर्ड्स, देंगे मतलब।
लेकिन समझ नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है, ठीक है? लेकिन अगर हम सबको इकट्ठा कर देंगे, एक स्पेसिफिक वर्ड ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक सेंटेंस बनाएँगे, तो समझ आ रहा होगा कि वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स आपस में जब कंबाइन होते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वो स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं द नेचर ऑफ वर्ड्स। अब जो वर्ड्स हैं, दे आर बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज बिकॉज़ दे आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स, और ये दे कैन स्टैंड अलोन, और ये जब आपस में जब कंबाइन होते हैं वर्ड्स, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक मैसेज को कन्वे करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल है वर्ड की डॉग। अब डॉग जो है ये रेफ़र किया जाता है एक स्पेसिफिक एनिमल से, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे कि आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। अब इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज़ हुआ है आई का, अब वर्ब यूज़ हुआ है सॉ का, देखना, और जो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है आर डॉग। अब यहाँ पे जो डॉग है वो एज़ अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कर रहा है और एक स्पेसिफिक मैसेज को कन्वे कर रहा है अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। कि कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसने एक पार्क में, कि मैंने एक पार्क में एक डॉग देखा, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक मैसेज को कन्वे किया जा रहा है इस सेंटेंस में। अब वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शंस की बेस पे, जिसमें कि नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउन्स, प्रोपोज़िशनल कंजंक्शंस आ जाते हैं। अब ये हर एक की अपनी-अपनी एक अपनी हर एक वर्ड की एक अपनी-अपनी स्पेसिफिक रोल होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, ताकि वो एक मीनिंग को कन्वे कर सकें। और वर्ड जो हैं वो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाते हैं, व्हिच आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज। वर्ड्स के आपस में कंबाइन होने से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक कन्वे किया जाता है। इन समरी अगर हम लोग बात करें तो वर्ड्स जो हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज हैं, और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी इनको बोला जाता है कि इनका बहुत बड़ा रोल है किसी भी सेंटेंस को बिल्ड अप करने में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि वार्निंग शाउट्स यानी फायर, अगर कोई बोले यहाँ पर कि आग आग लग गई, तो ऑफ कोर्स ये एक वार्निंग शाउट होगा कि कोई वार्निंग दी जा रही है कि यहाँ पे आग लग गई है, हेल्प के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ मजीद भी एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्ड्स एज टाइप्स एंड वर्ड्स एज टोकन। अब अगर हम लोग लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो वर्ड्स को टू डिफरेंट कैटेगरीज में, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वर्ड टाइप और दूसरा है वर्ड टोकन। अब वर्ड टाइप जो है ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, कि ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को, किसी आइडिया को, यानी कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से आप सब लोग वाकिफ होंगे कि इसका क्या मतलब होता है कि किसी आइडिया को, किसी फीलिंग को, किसी चीज़ को सेंस करना, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड की अगर बात करें तो इसमें हम लोग सिर्फ ये आएगा कि किसी भी स्पेसिफिक आइडिया को हम लोग सेंस कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारे सामने कोई ऐसा वर्ड बोला है तो फ़ौरन से हमारे माइंड में उसका इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड टाइप। अभी जो वर्ड टाइप हैं, ये टिपिकली लिस्टेड होते हैं डिक्शनरी में, ठीक है? कि मतलब ये ऐसे लेक्सिकॉन्स होते हैं जिसको कि हम लोग अपनी डिक्शनरीज़ में जान रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिर से वही पुरानी एग्जांपल दूँ डॉग की, तो डॉग क्या है, हमारे माइंड में एक उसका इमेज क्रिएट हो गया। हमें आइडिया हो गया है कि ये डॉग की बात हो रही है। फ़ौरन से एक माइंड में पिक्चर क्रिएट हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड टाइप। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें वर्ड टोकन की, तो जो वर्ड टोकन है ये कंक्रीट होता है, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट होता है। कंक्रीट क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो कि काउंटेबल हो। और अगर हम लोग वर्ड्स के हिसाब से बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि एक सेंटेंस में एक वर्ड कितनी दफ़ा आया है, हम उनको काउंट करेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे वर्ड टोकन। तो डिपेंड करता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है? अब जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई सॉ 3 कैट्स इन द पार्क। अब यहाँ पे जो जो कैट का वर्ड है, अगर जनरल बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कैट का वर्ड उस हिसाब से 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है? 3 टाइम्स आया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ड्स विद प्रिडिक्टेबल मीनिंग्स। अब सम वर्ड्स इन द लैंग्वेज हैव प्रिडिक्टेबल मीनिंग्स, ठीक है? उनकी स्ट्रक्चर पे बेस करता है, उनके यूसेज पे बेस करता है और उनकी एटिमोलॉजी पे बेस करता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। एटिमोलॉजी क्या होता है कि ये एक ऐसी स्टडी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, यानी कि ये कौन-सा वर्ड है, कहाँ से ये बोरो किया गया है और थ्रू आउट द हिस्ट्री ये किस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है? अब दोज़ वर्ड्स कैन बी यूज़फुल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स बिकॉज़ दे कैन हेल्प प्रिडिक्ट द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स एंड इम्प्रूव देयर डिक्शनरी। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, इस किस्म के वर्ड्स, ये किसी भी लर्नर के लिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वो उनके मीनिंग्स को अगर प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अगर उनको नहीं भी पता, वो उस वर्ड से बहुत अनफेमिलियर हैं, तो फिर भी वो उस वर्ड के मीनिंग को प्रिडिक्ट करके अपने वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इनको अब बारी-बारी समझते हैं कि स्ट्रक्चर, यूसेज और एटिमोलॉजी क्या है एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स, ये स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग प्रीफिक्सेस और सफिक्स को ऐड करते हैं और हम उनके मीनिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर अन जो प्रीफिक्स है अन, टिपिकली इसका क्या मतलब है नॉट, यानी कि ये अपोज़िट है। नॉट या फिर ये इस किसी भी चीज़ के अपोज़िट है। जैसा कि यहाँ पर है अनहैप्पी और अनफ्रेंडली। हैप्पी अगर रूट वर्ड की बात करें तो उसका मतलब होता है खुश होना, और अगर हम लोगों ने इसके साथ अन लगा दिया है तो मतलब ये नेगेशन में चला गया है, ये हैप्पी के ऑपोजिट चला गया है। अगर हम लोग बात करें अनफ्रेंडली की, जो फ्रेंडली है और साथ हम लोग उसके अन लगा दें तो वो उसके ऑपोजिट चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सफिक्स की, तो अगर हाँ जो जैसा कि यहाँ पर है लेस, लेस का वैसे क्या मतलब होता है विदाउट, ठीक है? अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं फेयरलेस, फेयर का क्या मतलब होता है खौफ, लेकिन अगर हम लोग लेस लगा देंगे तो विदाउट, ठीक है? विदाउट फेयर हो जाएगा, ये कि उसको कोई खौफ नहीं है, बेखौफ। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है मीनिंग की, मीनिंग का मतलब होता है मायने, ठीक है? अगर हम इसका लेस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बेमायने, ठीक है? बिल्कुल ही बेमायने बात की है तुमने, लाइक इस तरह से। तो इसके मतलब इसका ये है कि अगर हम लोगों को किसी रूट वर्ड का मतलब पता है तो उसके साथ अगर सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड है तो हम लोग उसके मीनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कि हमें मतलब नहीं पता होता, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं और बाद में हमारी जो प्रिडिक्शन है वो ठीक हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हमारे तुक्के कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड वर्ड्स। अब ये कंपाउंड वर्ड्स है ये यूसेज में आएगा, ठीक है? जो पहले हमने प्रीफिक्स और सफिक्स को पढ़ा है वो स्ट्रक्चर में आ रहा था। ये जो है ये यूसेज में आएगा। कंपाउंड वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिलके एक वर्ड बनाते हैं और एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसको हम लोग कंपाउंड मीनिंग कहते हैं। और कंपाउंड मीनिंग जो है ये भी प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं।
यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है वो है लाइट हाउस की। अब यहाँ पे ये 2 वर्ड से मिलके बना है लाइट और हाउस और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब कि इसका क्या मतलब होगा। लाइट हाउस क्योंकि लाइट का मतलब हमें पता है, हाउस का मतलब भी पता है, लेकिन जब ये साथ मिल जाते हैं तो ये एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास बोरोड वर्ड्स, ठीक है? अब बोरोड वर्ड जो है ये आएगा एटिमोलॉजी में। बहुत ज़्यादा वर्ड जो हैं इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेजेज़ से बोरो किए गए हैं, दूसरी लैंग्वेजेज़ से लिए गए हैं और इनका जो मतलब है वो भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है पियानो, ठीक है? अब पियानो जो है ये वर्ड है इटालियन, ठीक है? और इसका क्या मतलब है सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड लाउड। और ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को कि टू प्ले बोथ क्वाइट एंड लाउड साउंड्स को हम लोग पियानो कहते हैं, ठीक है? इन समरी अगर बात करें तो सम वर्ड्स इन अ लैंग्वेज हैव प्रेडिक्टेबल मीनिंग्स, ठीक है? प्रेडिक्टेबल मीनिंग्स हम लोग उनके मीनिंग्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स मीन प्रीफिक्स और सफिक्स, यूसेज, कंपाउंड वर्ड्स। तीसरा है एटिमोलॉजी कि किसी भी वर्ड की हिस्ट्री को जान लेना कि ये वर्ड किस लैंग्वेज से बोरो किया गया है, ठीक है? और ये सारी जो वर्ड्स हैं ये हम लोगों को हेल्प करती हैं अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, हमारी वोकैब्युलरी को एनहांस करने में ये हेल्पफुल रहते हैं। मैं बार-बार बात को इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि एक ही बात मतलब एक ही दफ़ा आप लोग वीडियो देखें और आप लोगों को वो बात समझ में आ जाए। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एक बात को 2-3 दफ़ा रिपीट कर दूँ ताकि वो भूलें नहीं, ठीक है? तो इसलिए अगर आप लोग तंग होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दें कि बार-बार भैया की बात को रिपीट ना किया करें। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बात को रिपीट करूँ ताकि बात जो है वो ईज़िली समझ में आ जाए। अगर पहली दफ़ा वो बात वो क्लियर नहीं हुई तो दूसरी दफ़ा क्लियर हो जाए, दूसरी दफ़ा नहीं हुई तो वो तीसरी दफ़ा बिल्कुल ही क्लियर कट समझ में आ जाए और माइंड में बैठ जाए कि हाँ, इस बात का मतलब ये है। उसके बाद हम बात करते हैं द लेक्सिकॉन की। लेक्सिकॉन जो है ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं किसी भी लैंग्वेज में और ये खुद में एक मीनिंग रखते हैं। इनकी मीनिंग होती है, प्रोनंसिएशन होती है और ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड रिटन एंड स्पोकन। ऐसे जो कि रिटन में भी हों, स्पोकन लैंग्वेज में भी इस्तेमाल हों। इनमें जो है वो कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, टेक्निकल टर्म्स, इडियम्स और स्लैंग्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। जो लेक्सिकॉन्स हैं उनका एक एसेंशियल रोल है किसी भी लैंग्वेज में कि ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें। जब हम लोग एक लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम उसके वर्ड्स को और फ्रेजेस को समझें कि ये वर्ड्स या फिर ये फ्रेज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होना है, तो इसी को हम लोग लेक्सिकॉन बोलते हैं। और लेक्सिकॉन जो है ये फिक्स्ड नहीं होते, ठीक? ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। इनमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, न्यू फ्रेजेस जो हैं वो ऐड होते रहते हैं और जो पुराने जो ओल्ड वर्ड्स या फिर ओल्ड फ्रेजेस हैं वो आउट ऑफ द यूज़ होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर जो कल्चरल चेंज है, इसने बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स को क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल सेल्फी और इमोजी का वर्ड। इमोजी का वर्ड जो है वो पहले तो बिल्कुल भी हम लोग को नहीं पता था। ये टच स्क्रीन्स आने से पहले किसी को नहीं पता था कि यार इमोजी भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद जब टच फ़ोन्स आए एंड देन हम लोग को पता चला कि समथिंग इज़ होता है भाई इमोजी। इमोजी का वर्ड उस वक़्त इस्तेमाल हुआ। उस वक़्त जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि उस वक़्त इजाद हुआ। इमोजी जब आए तब हम लोग को पता चला कि इमोजी कुछ होता है। इसके अलावा सेल्फी, सेल्फी भी एक नई चीज़ है क्योंकि पहले क्या होता था पिक्चर, पिक्चर लेनी है, तस्वीर लेनी है हमने। अब क्या है सेल्फी ले रहे हैं। जब से फ़ोन्स में फ्रंट कैमरा आया तब से ये सेल्फी का वर्ड भी इन्वेंट हुआ कि फ्रंट कैमरे से जो तस्वीर ली जाती है उसको हम लोग सेल्फी कहते हैं। मज़ीद अगर हम लोग ऐड करें तो इन एडिशन टू इंडिविजुअल वर्ड्स, लेक्सिकॉन्स आल्सो इंक्लूड फ्रेजेस एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक फ्रेज़ की एग्जांपल है किक द बकेट जिसका क्या मतलब होता है टू डाई। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इन दोनों का एक सेपरेट सेपरेट मतलब निकलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ड्स एज लेक्सिकल आइटम्स। लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वर्ड्स हैं उन्हीं को लेक्सिकल आइटम्स कहा जाता है और एक जो लेक्सिकल आइटम है इज़ ए यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है? यानी कि कोई ऐसा जो कि मीनिंग देता हो। वर्ड्स भी तो उन्हीं को कहते हैं ना कि जो खुद में एक मीनिंग रखते हो। तो लेक्सिकल आइटम जिसको कहते हैं कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है और ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड को या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और उनके फंक्शंस को एज अ सिंगल यूनिट। लेक्सिकल आइटम्स जो हैं ये इंडिविजुअल वर्ड्स भी हो सकते हैं सच एज बुक या फिर डॉग। इसके अलावा मल्टी वर्ड्स एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं जिसमें कि हम लोग ईडियम्स को रीड करते हैं किक द बकेट, पीस ऑफ केक। अब ये जो सारी हैं इनको हम लोग लेक्सिकल आइटम्स कहते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो लेक्सिकल आइटम्स जो हैं ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज हैं, ठीक है? और ये लिस्टेड होते हैं कि हमारी डिक्शनरी में, किसी भी डिक्शनरी में ये लिस्टेड होंगे। लेक्सिकल आइटम्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? और ये अलाउ करते हैं कि कन्वे किया जाए किसी भी कम्युनिकेशन में मीनिंग को ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बनाई जा सके। लेक्सिकल आइटम्स को यूज़ करते हुए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी थॉट्स को, आइडियाज़ को ज़्यादा क्लियरली। मज़ीद अगर हम लोग बात करें तो जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, इसकी वेरियस ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टेंस, नंबर, जेंडर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बुक कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। अब ये डिफरेंट सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आई रीड अ बुक यस्टरडे, ठीक है? या फिर आई विल रीड अ बुक टुमारो। सिमिलरली अगर एक नाउन है कैट तो हम लोग इसको प्लूरल कर सकते हैं। हम इसको कैट्स कर सकते हैं। या फिर इसको हम लोग एक पॉसेसिव फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल द कैट्स टेल, ठीक है? कॉमन टाइप्स हैं लेक्सिकल आइटम्स की जिसमें कि कुछ इंक्लूड है जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स में कैट, मैन, ट्री ये सारे जो हैं ये वर्ड हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स में क्या है कि अगर हम लोग कैट्स के साथ एस लगा देंगे तो वो कैट्स हो जाएगा। उसके अलावा प्ले के साथ अगर हम लोग ईआर लगा देंगे तो वो प्लेयर हो जाएगा। डिस्क्रिप्ट डिस्क्रिप्ट के साथ अगर हम लोग नॉन लगा देंगे तो वो नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा।
सैड के साथ अगर हम लोग ईएसटी का इज़ाफ़ा कर देंगे तो वो सैडेस्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद फ्रेज़ल वर्ड्स क्या होती हैं कि फ्रेज़ल वर्ड्स में हमारे पास सी ऑफ, पुट ऑफ, सेल आउट जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। मल्टी वर्ड्स एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द अदर हैंड, यानी कि हम लोग कंट्रास्ट करने के लिए जो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग मल्टी वर्ड्स एक्सप्रेशंस कहते हैं, बाय द वे। उसके बाद कोलोकेशन, कोलोकेशंस में फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल, एब्सोल्यूटली, कन्विंस्ड, ठीक है? इस जैसे वर्ड्स आ जाएँगे। उसके बाद इन सिचुएशनलाइज़्ड टेंसेस आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गेट, दैट विल डू, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी? उसके बाद इडियम्स भी इसी में आ जाते हैं और सेइंग्स आ जाती हैं कि द अर्ली बर्ड्स गेट्स द वर्म, द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। सेइंग्स मीन्स कि किसी की कोई कही हुई बात, कोई कहावत। सेंटेंस फ्रेम्स एंड हेड्स इसमें क्या है कि इसमें इस किस्म के वर्ड्स आएँगे कि दैट इज़ नॉट एज़, लाइक हम आगे अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एज़ यू थिंक, ठीक है? जो 10th वाला है उसमें है टेक्स्ट फ्रेम्स। टेक्स्ट फ्रेम्स जो है हम लोग ये पेपर पे लिखते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग स्टार्ट अगर कोई करें, कोई ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई और राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जिस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनिशियली, फाइनली, फर्स्ट, सेकंड, लास्टली, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट फ्रेम्स, ठीक है? सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लेक्सिकल आइटम्स हैं, ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं, इनका मीनिंग होते हैं, ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये फंडामेंटल रोल प्ले करती हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को 2 दफ़ा क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।